हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट नंबर 2। इसके पहले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट नंबर 1 हमने कवर कर लिया था। आज यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी पार्ट 2 को, जिसमें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेटेलिटी के बारे में, देन मोर्टेलिटी, देन हम बात करेंगे सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में, और देन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्सन के बारे में। तो ये चार टॉपिक आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी का कवर करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेटेलिटी की, तो नेटेलिटी होता क्या है। तो नेटेलिटी रिफर्स टू द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। तो बेसिकली अगर हम नेटेलिटी की बात करते हैं तो नेटेलिटी का जो मतलब होता है वो होता है बर्थ से। तो अगर हम बात करें इसके नेटेलिटी के बारे में कि नेटेलिटी का डिफिनेशन क्या होगा, तो जो बर्थ होता है इंडिविजुअल्स का किसी भी पॉपुलेशन में, उसी को हम बोलते हैं नेटेलिटी। देन द नेटेलिटी रेट और बर्थ रेट इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम। तो दूसरे टर्म में अगर हम बात करते हैं कि नेटेलिटी रेट क्या होता है, या हम बर्थ रेट के बारे में बात करें, तो ये दोनों चीजें जो है वो सेम ही है, नेटेलिटी रेट और बर्थ रेट। तो इसको हम एक्सप्रेस कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स जो है वो फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं पर यूनिट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं नेटेलिटी रेट। यानी कि एक पर्टिकुलर फीमेल एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं हम नेटेलिटी रेट। टू डिस्क्राइब ए रेट वी मस्ट स्पेसिफाई ए टाइम इंटरवल। तो अगर हम यहाँ पे रेट को डिस्क्राइब अगर हम करना चाहें, तो उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कोई रख करके हम उसको क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, या हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि 1 ईयर या 1 मंथ। तो हम कोई एक पर्टिकुलर मंथ भी रख सकते हैं, या हम 1 ईयर भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी टाइम इंटरवल रखें जिससे कि हम क्या पता लगाएंगे, इसका रेट पता लगाएंगे हम किसका, नेटेलिटी का। देन टू बेसिस आर कॉमनली यूज, पर कैपिटा और पर इंडिविजुअल। तो अगर हम रेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें हम दो बेस जो है इसका वो कॉमन रखने वाले कॉमनली यूज किया जाता है, जो कि है एक है पर कैपिटा, या इसी को हम बोलते हैं पर इंडिविजुअल। इट इज एन इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। तो पर कैपिटा या पर इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, जो बर्थ होता है इंडिविजुअल का, उसमें ये पर यूनिट टाइम में कितने नंबर में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को, इसी को हम बोलते हैं क्या, पर कैपिटा और पर इंडिविजुअल। देन इसी की अगर हम बात करते हैं आर पर 1000 इंडिविजुअल, या दूसरे टर्म में अगर हम बोलते हैं कि 1000 इंडिविजुअल जो है एक बेसिक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये दो बेसिस यहाँ पे रखे गए हैं। देन हम आगे मूव कर लेते हैं और बात करते हैं नेटेलिटी में भी मैक्सिमम नेटेलिटी और इकोलॉजिकल नेटेलिटी। तो नेटेलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो दो तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक होता है इसका टाइप जो है वो दो टाइप के ये हो जाते हैं नेटेलिटी, एक होता है मैक्सिमम नेटेलिटी और दूसरा होता है इकोलॉजिकल, या इसी को बोलते हैं हम रियलाइज नेटेलिटी। तो मैक्सिमम नेटेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम नेटेलिटी किसको बोलते हैं, सम टाइम कॉल्ड एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी। तो इसको कभी कभी हम क्या क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट नेटेलिटी बोल देते हैं, या हम इसी को फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी के नाम से जानते हैं। तो मैक्सिमम नेटेलिटी इज द theoretical maximum number of individuals produced under ideal environmental condition and it is constant for a given population। तो ये बात हो रही है मैक्सिमम नेटेलिटी की। तो मैक्सिमम नेटेलिटी उसको बोलते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोई इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस होता है किसी भी एक आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन को रख करके। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि वहां पे कोई भी इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स ना हो, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल का प्रोडक्शन है उसमें कुछ डिफरेंसेस आ सके, या
उसमें कोई रुकावट आ सके, ऐसा कोई भी हम इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर नहीं रखते हैं। यानी कि कंडीशंस जो है वो हम इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ही आइडियल रखते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो मैक्सिमम नंबर में स्पीसीज को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम नेटेलिटी। और ये भी कैसा होता है, ये कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पॉपुलेशन के लिए। यानी कि एक कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, उनकी बर्थ हो रही है, वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट हो सकता है। तो ये तो हो गई बात मैक्सिमम नेटेलिटी की। देन हम दूसरे टाइप का जो नेटेलिटी है इकोलॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं रियलाइज नेटेलिटी, refers to the number of individuals produced under an actual or specific environmental condition। तो इकोलॉजिकल या रियलाइज नेटेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन को रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था मैक्सिमम नेटेलिटी में, मैक्सिमम नेटेलिटी में हमने क्या किया था, यहाँ पे कोई भी इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स जो है वो रखा नहीं गया था। यहाँ पे आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन रखा गया था, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स जो थे वो मैक्सिमम नंबर में प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन इकोलॉजिकल नेटेलिटी में डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें कोई एक एक्चुअल स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होंगे प्रोड्यूस होंगे, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल नेटेलिटी या रियलाइज नेटेलिटी। तो मैक्सिमम नेटेलिटी और इकोलॉजिकल या रियलाइज नेटेलिटी में ये डिफरेंस होता है और इसी को बोलते हैं हम इकोलॉजिकल या रियलाइज नेटेलिटी। इट इज नॉट ए कांस्टेंट फॉर ए पॉपुलेशन बट मे वेरी विद द साइज एंड एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द फिजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया था, इसको किसी पॉपुलेशन के लिए इसको कांस्टेंट रखा गया था, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट इसको नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि ये वेरी करेगा साइज के अकॉर्डिंग, कि पॉपुलेशन की साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग, और उस पॉपुलेशन में जो एज कंपोजिशन है, यानी कि कौन कौन से एज पूल के वहां पे स्पीसीज या इंडिविजुअल्स जो है वो पाए जा रहे हैं, उसके बेस पे क्या होगा, ये पॉपुलेशन जो होगा उसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होने वाला है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। और वेरी इस तरीके से भी कर सकता है कि वहां पे फिजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होंगे वो वेरी करेंगे। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वेरी करने की वजह से जो साइज है पॉपुलेशन का वो भी वेरी करेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी वेरी करेंगे, और जो पॉपुलेशन के अंदर जो एज कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनका प्रोडक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ वहां पे होने वाला है। तो इस तरीके से हमने बात किया नेटेलिटी के बारे में। देन हम आगे मूव करेंगे और नेटेलिटी में कुछ और चीजें देखने वाले हैं। तो इन इकोलॉजी की बात हम करते हैं, फेकंडिटी एंड फर्टिलिटी आर नॉट द सेम। तो यहाँ पे दो टर्म आए हैं, एक है फेकंडिटी और दूसरा है फर्टिलिटी। तो ये नेटेलिटी का ही पार्ट है, फेकंडिटी और फर्टिलिटी। तो देख लेते हैं फेकंडिटी किसको बोलते हैं। तो द फेकंडिटी कैन बी डिस्क्राइब एज द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल्स अंडर एन आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन। फेकंडिटी का ओवरऑल मतलब ये होगा कि ये जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट पोटेंशियल किसी भी इंडिविजुअल का जो कि वो आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या कर रहा है, शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फेकंडिटी। यानी कि मैक्सिमम आउटपुट यहां पे हमको देखने को मिलेगा किसका, रिप्रोडक्शन का। यानी कि मैक्सिमम रिप्रोडक्शन जो है वो अब उसके अंदर जो एबिलिटी है मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करने की, उसको हम बोलते हैं फेकंडिटी। और वो भी कैसा, यहाँ पे कंडीशन कैसा है, आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए। देन दिस लिमिट इज सेट बाय द जीनोटाइप। ये लिमिट जो है वो जीनोटाइप की वजह से सेट किया जाता है। देन दूसरा टर्म है फर्टिलिटी। तो द टर्म फर्टिलिटी डिफर्स फ्रॉम फेकंडिटी। तो फर्टिलिटी और फेकंडिटी जो दोनों टर्म है वो एक दूसरे से डिफर है। अब कैसे डिफर है, इन दैट इट डिस्क्राइब द एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स अंडर प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या रखा गया था, ये आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन रखा गया था, और यहाँ पे कोई ना कोई प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन को रखा जाएगा जिसमें जो उसका रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। तो दोनों चीजें क्या है कि लगभग देखने में फेकंडिटी फर्टिलिटी दोनों लगभग सेम दिखाई देती है, लेकिन दोनों का मतलब जो होता है वो डिफरेंट होता है। देन and it is a generalization of the terms birth rate and natality rate।
तो इसको हम बेसिकली जो फर्टिलिटी होता है उसी को हम बर्थ रेट या नेटेलिटी रेट भी हम इसको दूसरे टर्म में इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट पोटेंशियल देखा जाता है फेकंडिटी में, आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन में, और फर्टिलिटी में जो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, इसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। बोथ फेकंडिटी एंड फर्टिलिटी आर एक्सप्रेस एज रेट। तो दोनों चीजें अगर हम बात करें फेकंडिटी की और फर्टिलिटी की, तो दोनों कहीं ना कहीं क्या बता रहे हैं, रेट ही बता रहे हैं। किसका? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन का, यानी कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, इसी को ये बताता है, चाहे फेकंडिटी की बात करें या फर्टिलिटी की बात करें। और डिफरेंसेस हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देन that is the mean number of offspring produced per individuals in the population per unit time। तो वही बात बोला है कि एक पर यूनिट टाइम में कोई भी इंडिविजुअल्स कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, कितने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों ही चीजों में, चाहे हम फेकंडिटी की बात करें या हम फर्टिलिटी की बात करें, दोनों में हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम बर्थ रेट या नेटेलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम आगे मूव करेंगे और दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मोर्टेलिटी रिफर्स टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। तो बेसिकली मोर्टेलिटी जो होता है वो डेथ को क्या करता है, इंडिकेट करता है किसी भी पॉपुलेशन में, यानी कि जो मोर्टेलिटी होता है वो किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी डेथ को ये क्या करता है, रिफर करता है। Like the natality rate, the mortality rate, death rate may be expressed as the number of individuals who died during a given period। तो जैसे हमने नेटेलिटी की बात किया, नेटेलिटी रेट के बारे में बात किया, वैसे ही मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी बात करेंगे। और वही सेम चीज, जैसे वहां पे नंबर ऑफ यंग वंस का प्रोडक्शन हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो डाई हो रहे हैं, यानी कि दोनों चीजें लगभग सेम है। एक में बर्थ हो रहा है और एक में इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, और दोनों में कोई ना कोई एक गिवन पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होगा फिक्स होगा। देन मोर्टेलिटी में भी मैक्सिमम मोर्टेलिटी और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी, जैसे हमने वहां पे बात किया था, यहाँ पे मिनिमम मोर्टेलिटी और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी, वहां पे हमने बात किया था मैक्सिमम नेटेलिटी के बारे में और इकोलॉजिकल नेटेलिटी के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे मिनिमम मोर्टेलिटी और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी के बारे में। क्रिटिकल मिनिमम मोर्टेलिटी की बात अगर हम करें, तो एक कांस्टेंट फॉर ए पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स द लॉस अंडर आइडियल ऑफ नॉन लिमिटिंग कंडीशन। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक तरीके से कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं एक आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, यानी कि वहां पे कोई भी लिमिटिंग कंडीशंस, लिमिटिंग फैक्टर्स वहां पे नहीं रखे गए हैं, यानी कि कंडीशन बिल्कुल भी फेवरेबल है वहां पे रहने के लिए, उस फेवरेबल कंडीशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है एक पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं मिनिमम मोर्टेलिटी। देन अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी की, इसी को हम बोलते हैं रियलाइज मोर्टेलिटी। तो रियलाइज मोर्टेलिटी की अगर हम बारे में बात करें, तो इज द लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर ए गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जैसे वहां पे हमने बात किया था कि इकोलॉजिकल नेटेलिटी के बारे में, वैसे ही इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी भी है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो लॉस हो रहे हैं या डाई हो रहे हैं या उनकी डेथ हो रही है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में, इसी को हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। देन हम आगे मूव करेंगे। लाइक इकोलॉजिकल नेटेलिटी, इट इज नॉट ए कांस्टेंट बट वेरीज विद द पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये भी, जैसे कि हमने बात किया था इकोलॉजिकल नेटेलिटी के बारे में, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये भी वेरी करता है किसके साथ में, पॉपुलेशन के साथ में और इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ में। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर मान लो फेवरेबल है तो वहां पे डेथ जो होगा कम होगा, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो वहां पे डेथ की रेट जो होगी बहुत ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से जैसे हमने इकोलॉजिकल नेटेलिटी के बारे में बात किया था, वैसे ही ये वेरी करेगा पॉपुलेशन और एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। देन इंफॉर्मेशन ऑफ द डेथ एंड सर्वाइवर ऑफ ए पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एज इज रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ टेबल नोन एज लाइफ टेबल। तो अगर हम बात करते हैं डेथ के बारे में और सर्वाइवर के बारे में, यानी कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है और कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं लाइफ टेबल। तो ये लाइफ टेबल को हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। देन इट इज सिंपली एन एज स्पेसिफिक
अकाउंट ऑफ मोर्टेलिटी। तो एक तरीके से ये एज स्पेसिफिक जो होता है वो अकाउंट होता है किसी भी मोर्टेलिटी का, एक तरीके का सैंपल माना जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेमंड पेरी। तो इन्होंने 1921 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लाइफ टेबल को, जो कि ड्रोसोफिला में देखा गया था, यानी कि ड्रोसोफिला का पॉपुलेशन था, वहां पे ये सबसे पहले इन्होंने लाइफ टेबल को सबसे पहले यूज किया था। और कहां पे यूज किया था? अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, यानी कि लेबोरेटरी कंडीशन में इन्होंने सबसे पहले ड्रोसोफिला की पॉपुलेशन पे सबसे पहले लाइफ टेबल को यूज किया था। द बेस्ट वे टू कंस्ट्रक्ट ए लाइफ टेबल is to follow the fate of a cohort, a group of individuals of the same age from birth until all the individuals are died। तो यहाँ पे जो लाइफ टेबल होता है वो एक तरीके से स्पेसिफिक लाइफ टेबल होता है, जहां पे कोई सेम सेम मतलब यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वहां पे रखते हैं एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, जहां पे सेम एज ऑफ बर्थ अंटिल द डेथ, यानी कि एक सेम एज से लेकर के और जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक हम उसको क्या करेंगे? काउंट करने वाले हैं। तो ये यूज होगा किसमें? लाइफ टेबल में। In the life table, we need to determine the number of individuals that die in each age class and the proportion of the cohort surviving from one age class to the next। तो लाइफ टेबल जो है हम कुछ इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि उसमें हमको क्या करना होता है? नीड होती है डिटरमाइन करने की जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कैसे उनकी डेथ हो रही है अलग अलग क्लास में, यानी कि एज क्लास की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी एज के इंडिविजुअल्स की डेथ जो है वो किस रेट से हो रही है, किस प्रपोर्शन से हो रही है और कैसे वो क्या कर रहे हैं? सरवाइव कर पा रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं? इस लाइफ टेबल में डिस्क्राइब करते हैं। देन आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में। तो हमने बात कर लिया नेटेलिटी के बारे में, हमने बात कर लिया मोर्टेलिटी के बारे में। आज का तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो है सर्वाइवरशिप कर्व। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर जो है इसका डायग्राम जो है वो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है कि नंबर ऑफ यंग वंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे जाकर के ये डाई हो जाएंगे, यानी कि ओल्ड एज आ जाएगी इनकी। और यहाँ पे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल, तो यहाँ पे एक स्केल रखी गई है, इसके बेस पे हम ये सर्वाइवरशिप कर्व को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि है सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइविंग इन ए पॉपुलेशन एट वेरियस एज। तो यहाँ पे बात हो रही है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सर्वाइवरशिप कर्व, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं अलग अलग एज में किसी भी पॉपुलेशन में, यानी कि जो अलग अलग एज होती है किसी भी इंडिविजुअल्स की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, जो नंबर है इंडिविजुअल्स का, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, उसी को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाइवरशिप कर्व्स आर द थ्री जनरल टाइप्स। तो ये तीन जनरल टाइप का होता है। टाइप 1 आर हाईली कॉन्वेक्स कर्व, टाइप 3 आर हाईली कॉन्केव कर्व एंड टाइप 2 आर फॉल बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 3। तो यहाँ पे हमने बात किया टाइप 1 के बारे में और हमने यहाँ पे बात किया टाइप 3 के बारे में, और टाइप 2 जो है वो 1 और 3 के बीच में ये क्या करता है? जनरली दिखाई देता है। तो चलिए मूव करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 या हाईली कॉन्वेक्स कर्व के बारे में। तो ये हाईली कॉन्वेक्स कर्व जिसको बोलते हैं टाइप 1 कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीसीज इन विच द पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट इज लो अंटिल नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पैन। तो टाइप 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट होता है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि हम डेथ की बात कर रहे हैं। तो डेथ की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो डेथ की रेट जो होगी वो कैसी होगी? लो होगी अंटिल एंड ऑफ द लाइफ स्पैन। जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ती जाएगी जो मोर्टेलिटी रेट होगा वो कैसा होगा? वो लो होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यंग एज के लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे ओल्ड एज के लोग हैं। तो जैसे जैसे ये ग्राफ हमारा आगे बढ़ता जा रहा है टाइप 1 वाले में, ये एक तरीके का कॉन्वेक्स कर्व है। तो यहाँ पे यंग एज से ये बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे जाने के बाद भी ये क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कि ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते जो नंबर होता है इनका वो कैसा हो जाता है? वो कम हो जाता है, यानी कि लाइफ स्पैन जैसे बढ़ती जाएगी वैसे मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होती चली जाएगी। देन
इट इज नोन एज द डेथ एट सेनिसेंस कर्व, इसको हम डेथ एट सेनिसेंस कर्व भी बोलते हैं। Organisms that exhibit such survivorship curve have relatively few offspring but invest much time and resources in raising their young। तो इस कर्व की अगर हम बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो नंबर होता है इंडिविजुअल्स का, वो कम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लो नंबर में करते हैं। और ज्यादातर एनर्जी ये क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग को क्या करने के लिए, उनको पालने पोसने के लिए। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेरेंटल केयर की, तो एक टर्म आता है हमारा पेरेंटल केयर, जिसमें कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो पेरेंटल केयर शो करते हैं। तो टाइप 1 वाले स्पीसीज जो होंगे वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो पेरेंटल केयर में लगाएंगे, पेरेंटल केयर में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पेरेंटल केयर में? क्योंकि अगर मान लो कि उनको ज्यादा टाइम तक सरवाइव करना है तो उनका क्या करना पड़ेगा, उनका सब कुछ हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी कि उनके फूड के बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में, उनके रिसोर्सेज के बारे में, सारे के सारे चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपनी मैक्सिमम एनर्जी पेरेंटल केयर में यूज करते हैं वो टाइप 1 वाले स्पीसीज होते हैं। और टाइप 1 वाले स्पीसीज जो होते हैं वो नंबर ऑफ स्प्रिंग जो है वो कुछ ही प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फ्यू ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और जो बाकी बचा इनका जो एनर्जी होता है वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज और यंग वन को आगे बढ़ाने के लिए ये यूज करते हैं, इस तरीके के स्पीसीज। तो मेनी लार्ज मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एक्सिबिट टाइप 1 कर्व। तो अगर हम टाइप 1 कर्व की बात करते हैं तो जो लार्ज मैमल्स होते हैं वो इस टाइप 1 स्पीसीज में आ जाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस जो होते हैं वो टाइप 1 कर्व में आ जाते हैं। तो इसी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के बेस पे, यानी कि सर्वाइवरशिप कर्व के बेस पे, फिर बाद में चल करके हम कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें टाइप ऑफ स्पीसीज आएंगी, जिसमें आर सिलेक्टेड स्पीसीज और के सिलेक्टेड स्पीसीज ये दोनों आ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो टाइप 1 में जो आते हैं वो के सिलेक्टेड स्पीसीज आ जाते हैं। तो ये के सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होते हैं और आर सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होते हैं, ये आगे के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम केवल बात कर रहे हैं सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टाइप 1 के बारे में हमने बात किया कि इसमें जो डेथ होती है वो लो रेट से होती है, जो नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो लो होते हैं और अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो पेरेंटल केयर में यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 या हाईली कॉन्वेक्स कर्व के बारे में। देन हम मूव करेंगे टाइप 3 के बारे में। तो टाइप 1 जो है ये हमारा ये के सिलेक्टेड स्पीसीज में आ जाता है और टाइप 3 जो है हमारा वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज में आ जाता है। देन ये हाईली कॉन्केव कर्व टाइप 3 कर्व is characteristic of those species where the mortality rate is high during the early stage। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई होती है कौन सी स्टेज में, अर्ली स्टेज में। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अर्ली स्टेज में ही नंबर ऑफ यंग वंस जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं कि प्रोड्यूस तो नंबर ऑफ यंग वंस अर्ली एज में कर पा रहे हैं, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत तेजी से इनकी डेथ हो रही है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आते आते यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कोई भी इंडिविजुअल्स नहीं बचेंगे। लेकिन अगर हम मैक्सिमम देखें तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज हैं वो इतनी एज तक आते आते क्या हो जा रही है, इनकी मैक्सिमम डेथ हो जा रही है। यानी कि जब यंग वंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं अर्ली एज में तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनका जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। जबकि अगर हम टाइप 1 स्पीसीज के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ यंग वंस ये जो है वो प्रोडक्शन कम कर रहा है, लेकिन जो इनका डेथ रेट है वो बहुत ही कम है। तो अगर कंपैरिजन दोनों का करेंगे तो टाइप 1 में फ्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन डेथ की रेट जो है वो बहुत कम है। टाइप 3 में जो होता है वो बहुत ही ज्यादा यंग वन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसमें डेथ रेट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इसी बेसिस पे हम आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो होती है हाई होती है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज। दिस इज टिपिकल ऑफ स्पीसीज दैट प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग। तो ये इस टाइप के स्पीसीज होते हैं जो कि बहुत सारे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। देन few survive initially but once individuals reach a critical size their risk of death decreases। तो यहाँ पे कुछ ही स्पीसीज जो होते हैं वो सरवाइव करते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल जो है वो क्रिटिकल साइज में ये पहुंच जाता है तो वहां पे डेथ के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे देखने के बाद में अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ यहाँ से अगर हम काउंट करें ये वाला ग्राफ और इस ग्राफ को काउंट करें तो लगभग हमको सेम दिखाई दे रहा है। यानी कि डेथ जो है यहाँ से जाकर के बहुत कम हो जा रही है, एकदम कम हो जा रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं ओयस्टर्स की या हम सेलफिश की बात करें तो ये जो है इस टाइप के कर्व को शो करता है, यानी कि टाइप 3 स्पीसीज यहाँ पे आ जाते हैं।
या टाइप 3 कर्व में ये लोग आते हैं। ओयस्टर और शेलफिश के बारे में बात करें, ओयस्टर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो मोर्टेलिटी इज एक्सट्रीमली हाई ड्यूरिंग फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज में बहुत ज्यादा होती है। बट वंस द इंडिविजुअल्स इज वेल एस्टेब्लिश ऑन अ फेवरेबल सबस्टेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव्स कंसिडरेबली। तो यहाँ पे जैसे ही जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर ले जाते हैं फेवरेबल सबस्टेट के साथ में, तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाती है। यानी कि जैसे हमने बताया कि जब कुछ क्रिटिकल टाइम पीरियड के बाद में इनका डेथ रेट जो होगा बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि मोर्टेलिटी रेट जो होगी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया बात टाइप 3 या हाईली कॉन्केव कर्व के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप 2, जो कि टाइप 1 और टाइप 3 के बीच में ही आता है। So in type 2 curve, which falls between type 1 and type 3, the rate of mortality is constant at all the age groups from birth to maximum size. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मोर्टेलिटी की रेट है वो कांस्टेंट है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मोर्टेलिटी जो है वो कांस्टेंट, यानी कि इसके ऊपर एज का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी मोर्टेलिटी रेट जो होगी वो कैसी होगी, वो कांस्टेंट होगी। So that an individual's chance of living another year is just as good as one age as another। तो यहाँ पे ये है कि अगर इसको आगे सरवाइव करना है तो इसको ये सरवाइव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। या अगर हम बात करें दूसरे टर्म में बात करें तो इसके सरवाइव करने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कि अगले साल भी ये जिंदा रहेगा। देन thus the mortality of individuals does not depend on their age। तो यहाँ पे जो मोर्टेलिटी होती है इंडिविजुअल्स की, यानी कि डेथ रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डेथ जो होती है वो एज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है टाइप 2 में। then this curve is typical for several bird species and also in the case of human beings exposed to poor nutrition and hygiene। तो यहाँ पे इस कर्व में कुछ बर्ड्स आ जाते हैं और उसके बाद में कुछ ह्यूमंस बीइंग आ जाते हैं जो कि कंडीशंस ऐसी हो जब वहां पे पुअर न्यूट्रिशन और हाइजीनिक कंडीशन हो, तब इसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, नहीं तो ह्यूमन जो होते हैं वो टाइप 1 में आते हैं। तो ये हो गया बात सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में, जिसमें हमने बात किया टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 2 के बारे में। कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में। टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व्स आर टिपिकल ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लाइकली टू ब्रीड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पैन। तो इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है टाइप 1 के बारे में कि टाइप 1 वाले जो सर्वाइवलशिप कर्व के स्पीसीज होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेवरल टाइम इंटरब्रीड करते हैं अपने लाइफ स्पैन में। यानी कि जैसे हम ह्यूमन के बारे में अगर बात करते हैं तो ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने लाइफ स्पैन में बहुत बार क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, या हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ये सेवरल टाइम करते हैं। और दिस स्ट्रेटजी इज रिफर टू एज इटेरियोपेरस। तो यहाँ पे एक और टर्म आया है जिसका नाम है इटेरियोपेरस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक है इटेरियोपेरस का वर्ड और दूसरा इसी में होगा सेमेलपेरस। तो दोनों टर्म के बारे में हम पता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वहां पे क्या हो रहा है, जो इंटरब्रीडिंग हो रही है जिससे कि यंग वन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बेस पे यहाँ पे इसको हम डिफाइन करेंगे इटेरियोपेरस को, सेमेलपेरस को। तो टाइप 1 वाले जो सर्वाइवलशिप कर्व के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने लाइफ स्पैन में एक से ज्यादा बार क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन की परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिससे कि जो नंबर ऑफ यंग वंस होंगे तभी वो कम ही होंगे, यानी कि एक टाइम में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को ही वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो ब्रीडिंग का टाइम है इसके इसके बेस पे इन्होंने बताया इटेरियोपेरस, यानी कि टाइप 1 वाले जो सर्वाइवलशिप कर्व है वाले स्पीसीज है वो इटेरियोपेरस होंगे। वहीं अगर बात करते हैं टाइप 3 कर्व के बारे में, आर मोर लाइकली टू ब्रीड ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो ये क्या करते हैं, केवल एक ही बार अपने लाइफ स्पैन में क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। ये स्ट्रेटजी रिफर टू एज ए सेमेलपेरस। तो इसको हम इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं सेमेलपेरस, यानी कि ब्रीडिंग की बात हो रही है। अब अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो इटेरियोपेरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होंगे वो कम होंगे, यानी कि लो होंगे, लो नंबर में होंगे। तो अगर इटेरियोपेरस टर्म की अगर हम बात करें तो लो नंबर में जो भी यंग वंस जो भी ऑर्गेनिजम्स यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इटेरियोपेरस हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं केवल एक ही बार ये क्या करता है, अपने पूरे लाइफ टाइम में ये ब्रीड करता है। और टाइप 3 स्पीसीज के बारे में अगर हमने बात किया था कि वो क्या करते हैं,
मैक्सिमम नंबर में यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। तो मैक्सिमम प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेमल्पेरस होते हैं। तो सेमल्पेरस और इटेरियोपेरस का कॉन्सेप्ट समझ में ये आ गया होगा कि इसको दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि जो अपने लाइफ स्पैन में एक से ज्यादा बार क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं या रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, वो इटेरियोपेरस में आ जाते हैं। या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम प्रोड्यूस करते हैं, लो नंबर में इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो इटेरियोपेरस हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं वहीं पे केवल अपने पूरे लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार ब्रीड करते हैं तो वो सेमल्पेरस हो जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने वाले एट ए टाइम। हम यहाँ पे टाइम एक कंडीशन रखेंगे कि एक टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करते हैं वो सेमल्पेरस हो जाते हैं, और जो एक टाइम में केवल एक ही या दो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं वो इटेरियोपेरस हो जाते हैं। तो इटेरियोपेरस जो होगा वो के टाइप की स्पीसीज होंगे, और सेमल्पेरस जो होगा वो हमारे आर टाइप की स्पीसीज होंगे। तो ये के टाइप और आर टाइप की स्पीसीज के बारे में हम अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये टर्म याद रखने की जरूरत है कि इटेरियोपेरस कंडीशन क्या होती है और सेमल्पेरस कंडीशन क्या होती है। Then semelparous refers to the type of reproductive events whereas annual refers to the lifespan। तो यहाँ पे जो सेमल्पेरस कंडीशन है वो क्या रिफर करता है, वो रिफर करता है रिप्रोडक्टिव इवेंट को। यानी कि जहां भी बात आएगी सेमल्पेरस की और इटेरियोपेरस की, वहां पे हम रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात करेंगे। यानी कि अगर अपने पूरे लाइफ स्पैन में कई बार वो इंटरब्रीड करता है तो वो इटेरियोपेरस हो जाएगा, और अपने लाइफ स्पैन में केवल एक बार इंटरब्रीड करता है तो वो सेमल्पेरस हो जाएगा। देन हम आगे मूव करते हैं, इसी में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। सिमिलरली द टर्म पेरिनियल्स रिफर्स टू ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफन प्लांट्स दैट लिव फॉर मोर देन 1 ईयर, whereas इटेरियोपेरस रिफर्स टू द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट इन अ लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे बात हो रही है पेरिनियल की। तो पेरिनियल्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्लांट में जो पेरिनियल प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि फॉर मोर देन 1 ईयर, ये एक से ज्यादा साल तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। यानी कि मोर देन 1 ईयर ये सर्वाइव कर सकते हैं। वेयर्स इटेरियोपेरस की अगर हम बात करते हैं तो ये रिफर्स टू द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द लाइफ स्पैन। तो ये इटेरियोपेरस को ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर ये सर्वाइव कर सकता है, यानी कि ये कम ही इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे, जाहिर सी बात है, तो ये इटेरियोपेरस हो जाएगा। अगर हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन प्लांट द टर्म मोनोकार्पी एंड पॉलीकार्पी आर समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ सेमल्पेरिटी एंड इटेरियोपेरिटी। तो यहाँ पे कभी कभी हम टर्म यूज कर लेते हैं मोनोकार्पी और पॉलीकार्पी का। तो मोनोकार्पी जो होते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं, सेमल्पेरिटी होते हैं, और पॉलीकार्पी जो होते हैं वो इटेरियोपेरिटी होते हैं। यानी कि मोनोकार्पी जो होते हैं केवल एक ही बार अपने लाइफ स्पैन में क्या कर सकेंगे, इंटरब्रीड कर सकेंगे, उनको हम बोलेंगे मोनोकार्पी। और पॉलीकार्पी जो होंगे वो एक अपनी एज अपने लाइफ स्पैन में एक से ज्यादा बार इंटरब्रीड अगर कर पाते हैं तो उनको हम बोलेंगे पॉलीकार्पी। हाउ रियलिस्टिक आर दीज 3 सर्वाइवलशिप कर्व। तो ये तीनों सर्वाइवलशिप कर्व जो हैं कैसे रियलिस्टिक हो सकते हैं, ये भी बात आती है। तो द 3 सर्वाइवलशिप कर्व्स आर जनरलाइजेशन एंड फ्यू पॉपुलेशन एग्जैक्टली फिट वन ऑफ द 3। तो यहाँ पे जो 3 सर्वाइवलशिप कर्व्स हैं जनरलाइजेशन के बेस पे ये क्या कर सकते हैं कि जो कुछ ही पॉपुलेशंस के अंदर जो है वो फिट हो सकते हैं। यानी कि जो पॉपुलेशंस है उनके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे इंडिविजुअल्स में ये फिट नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ही इंडिविजुअल्स में ये फिट बैठ सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। सम स्पीसीज हैव वन टाइप ऑफ सर्वाइवलशिप कर्व अर्ली इन लाइफ एंड अनदर टाइप एज एडल्ट। तो अगर हम बात करते हैं कुछ स्पीसीज ऐसे भी होते हैं कि अर्ली एज में जब उनकी लाइफ होती है, एज की जो अर्ली लाइफ होती है वहां पे वो क्या करते हैं कि दूसरे टाइप के कर्व को शो करते हैं, और जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो दूसरे टाइप के कर्व में मूव कर जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हेरिंग गर्ल्स हैव ए टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व अर्ली इन अ लाइफ एंड टाइप 2 कर्व एज ए एडल्ट। तो यहाँ पे एक स्पीसीज है जिसका नाम है हेरिंग गुल्स। ये जो होता है अर्ली एज में टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व में रहता है, और जैसे ये एडल्ट हो जाता है ये टाइप 2 में ये मूव कर जाता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि जहां पे कुछ स्पीसीज पहले किसी सर्वाइवलशिप कर्व में होंगे, फिर वो कुछ टाइम के बाद जब एडल्ट हो जाएंगे तो वो दूसरे सर्वाइवलशिप कर्व में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात किया कुछ एडिशनल पॉइंट में, हमने बात किया सेमल्पेरिटी के बारे में, इटेरियोपेरिटी के बारे में, और मोनोकार्पी और पॉलीकार्पी के बारे में, और कुछ स्पीसीज ऐसे बारे में बात किया जो कि एक्सेप्शन में आते हैं, जो कि किसी एक सर्वाइवलशिप कर्व में नहीं रहते, एक से ज्यादा सर्वाइवलशिप कर्व में रह सकते हैं।
देन हम बात करेंगे डिस्पर्सन के बारे में। आज का हमारा एक और टॉपिक है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्पर्सन जो होता है वो क्या हो सकता है? डिस्पर्सन रिफर्स टू द स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो कोई भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है और वो पर्टिकुलर जहां पे उस जिस इकोसिस्टम में वो पॉपुलेशन रह रही है उस स्पेस में जो इंडिविजुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। कोई भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उनका स्पेशियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो डिस्पर्सन को रिफर करता है। इट डिस्क्राइब्स द पैटर्न ऑफ स्पेसिंग अमंग इंडिविजुअल्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। तो बेसिकली अगर हम इसको डिस्क्राइब अगर करना चाहें तो ये एक तरीके से पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि जो स्पेस हमारे पास प्रेजेंट है उसको उसमें क्या करता है एक पैटर्न फॉलो करता है इंडिविजुअल्स के लिए और एक बाउंड्री सेट करता है पॉपुलेशन के लिए कि वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर बाउंड्री में वो कैसे अपने आप को क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पैटर्न के बेस से जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है उसके बेस पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कई टाइप से क्या हो सकते हैं डिस्पर्स हो सकते हैं या क्या क्या हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ब्रॉड पैटर्न्स। तो ये जो पैटर्न है वो 3 ब्रॉड पैटर्न में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है रेगुलर या यूनिफॉर्म, दूसरा जो होता है वो होता है रैंडम और तीसरा जो होता है वो होता है क्लम्प। क्लम्प को हम एग्रीगेट या कॉन्टिजियस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम रखा है, तो यहाँ पे ये क्लम्प का डायग्राम रखा है हमने, ये क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है और ये हमारा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक ये बाउंड्री सेट कर एक बाउंड्री जो है हमारा ये सेट की गई है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर हम इसको इकोसिस्टम मान लेते हैं। ये जो बाउंड्री है इसको हम पर्टिकुलरली इको सिस्टम मान लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि जो पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से हम बेसिकली कर सकते हैं। एक हमारा है रेगुलर जिसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, दूसरा है रैंडम और तीसरा है क्लम्प। तो एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन के बारे में। तो इन रेगुलर डिस्पर्सन आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म और इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेगुलर डिस्पर्सन को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या इसी को बोलते हैं हम इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन। द इंडिविजुअल्स आर मोर और लेस स्पेस एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो इसमें इसकी खास बात ये होती है कि जो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं उनका डिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है इक्वल होता है। यानी कि अगर हम देखें इसको तो एक तरीके से इक्वल इक्वल इक्वल, जैसे कि हम बात करें कि कोई रो बनाना चाहें हम, तो मान लो एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल को खड़ा करें कुछ इस तरीके से तो इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो लगभग सेम दिखाई देगा, यानी कि एक लाइन में ये होंगे, इनका एडजस्टमेंट जो होगा वो पूरी तरीके से इवन होगा या रेगुलर होगा। तो यही ये बता रहा है कि जो इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें मोर और लेस लगभग लगभग जो उनका स्पेस होता है उनके बीच में वो इक्वल डिस्टेंस पे ये होते हैं एक दूसरे के। देन इंडिविजुअल्स आर मोर इवनली स्पेस देन एक्सपेक्टेड बाय चांस। तो अगर हम चांस की बात करते हैं कि नेचर में चांस के बेसिस पे क्या होता है डिवीजन होता है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो होते हैं इस तरीके के डिस्पर्सन में क्या होते हैं उस चांस से कहीं ज्यादा स्पेस को ये कंज्यूम करते हैं। देन दिस इज रेयर इन नेचर बट इन कॉमन इन मैनेज सिस्टम्स लाइक क्रॉपलैंड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पे उसकी नेचर की। तो नेचर की अगर हम बात करते हैं तो नेचर में ये जो रेगुलर पैटर्न है या यूनिफॉर्म डिस्पर्सन है या इसी को हम इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिए हैं, कुछ इस तरीके का सिस्टम दिखाई नहीं देता है। तो बेसिकली ये जो होते हैं वो जो ह्यूमन मेड होते हैं। रेगुलर या यूनिफॉर्म डिस्पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो ये ह्यूमन मेड होते हैं। जैसे कि हम क्रॉपलैंड की बात करते हैं तो जैसे हम क्या करते हैं धान की रोपाई करते हैं, जब हम जो राइस की खेती करते हैं वहां पे एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वहां पे क्या करते हैं जब हम उस तरीके का जब क्रॉपिंग करते हैं तो वहां पे देखने को ये मिलता है कि इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे देखने को मिलती है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनका जो स्पेस होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट की वो लगभग लगभग सेम वहां पे देखने को मिलती है। ये रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में बी द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन और सोशल इंटरेक्शन। तो ये जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है या उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन है, उसकी वजह से ये हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे
हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जितने सारे पर्टिकुलर स्पीसीज है उनके बीच में जो स्पेस है वो लगभग लगभग सेम है। यानी कि इसके और इसके बीच में स्पेस सेम है, इसके और इसके बीच में स्पेस सेम है, इसके और इसके बीच में ये एक दूसरे से स्पेस जो है वो सेम है। अब इसके बीच में बात करें तो ये भी सेम है स्पेस, इसके बीच में भी स्पेस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का भी स्पेस सेम है, ये भी स्पेस सेम और ये भी स्पेस सेम। यानी कि अगर हम चारों तरफ से अगर हम देखें तो लगभग जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है और दूसरी पर्टिकुलर स्पीसीज है, दोनों स्पीसीज के बीच का डिस्टेंस जो होगा या स्पेस जो होगा वो सेम होगा इस तरीके के डिस्पर्सन में। तो ये हो गया हमारा रेगुलर या यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। दूसरा होता है हमारा रैंडम डिस्पर्सन। इन रैंडम डिस्पर्सन द पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल इन अनरिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ अदर इंडिविजुअल। तो रैंडम में जो पोजीशन होता है इंडिविजुअल्स का वो अनरिलेटेड होता है। अनरिलेटेड कुछ इस तरीके से होता है यानी कि कुछ भी रिलेशन एक दूसरे इंडिविजुअल्स के बीच में स्पेस को लेकर के नहीं होता है। उनके बीच में स्पेस कम भी हो सकती है, उनके बीच में स्पेस ज्यादा भी हो सकती है। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम डिस्पर्सन। The kind of distributions occur where the environment is very uniform and there is a no tendency to aggregate। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हम यूनिफॉर्म डिस्पर्सन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके पास कोई भी ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है कि ये एक दूसरे से क्या कर सके, वो एग्रीगेट कर पाए। दिस इज ऑल्सो रिलेटिवली रेयर इन नेचर। तो ये भी जो नेचर में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो नेचर में किस तरीके का देखने को मिलता है? नेचर में बेसिकली क्लम्प देखने को मिलता है। जो रैंडम और यूनिफॉर्म होते हैं ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्लम्प की अगर हम बात करेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन नेचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लम्प वाला जो होता है वो नेचर में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरिजन देन रैंडम और यूनिफॉर्म के। तो आगे मूव करते हैं और क्लम्प के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इन क्लम्प डिस्पर्सन आल्सो कॉल्ड एज कॉन्टिजियस या एग्रीगेटेड डिस्पर्सन, इंडिविजुअल्स आर एग्रीगेटेड इनटू ग्रुप ऑफ वेरिंग साइज। तो इस पर्टिकुलर डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं, क्लम्प डिस्पर्सन के बारे में, तो इसको हम कॉन्टिजियस या एग्रीगेट डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ग्रुप में इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं और ये इंडिविजुअल्स कैसे भी हो सकते हैं, वो साइज उनकी जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी कि कुछ छोटे साइज के भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं और इसमें लार्ज भी हो सकते हैं। लेकिन स्मॉल और लार्ज जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो ग्रुप में होंगे। यानी कि कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। या एनिमल की बात करें तो ये जो जैसे ये हाथी का पॉपुलेशन है या एलिफेंट का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, पर्टिकुलरली ग्रुप में चलते हैं। इस तरीके का डिस्पर्सन है, इसको बोलते हैं हम क्लम्प डिस्पर्सन। यानी कि एक ही में क्या करेंगे, एग्रीगेट होकर के रहेंगे। तो मोस्ट पॉपुलेशन एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ डिस्पर्सन। तो मैक्सिमम पॉपुलेशंस जो होते हैं इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। यानी कि नेचर की भी अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का डिस्पर्सन जो होता है बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। ये क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसोर्सेज। तो इस तरीके का क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है। यानी कि कहीं रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं और कहीं रिसोर्सेज बहुत कम पाए जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज जहां पे बहुत ज्यादा पाए जाएंगे वहां पे जो इंडिविजुअल्स होंगे वो एग्रीगेट कर लेंगे, यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे और उस रिसोर्सेज पे क्या करेंगे, वो एकदम से डिपेंड हो जाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसकी वजह से सर्वाइविलिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो क्लम्प डिस्पर्सन जो होता है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है नेचर में। देन ये तो बात हो गई डिस्पर्सन के बारे में। अब हम बात करेंगे एज स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 स्पीसीज के बारे में हमने बात किया था वहां पे, तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे यहाँ पे एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड के बारे में। ये भी पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बारे में या एज पिरामिड के बारे में। तो इसका जो ये टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एज स्ट्रक्चर एंड एज पिरामिड। तो चलते हैं एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड भी इसी में हम देख लेते हैं। तो एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड के बारे में पहले हम कुछ जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन विल बी इन डिफरेंट एज ग्रुप। तो हमको पता है कि जो पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग एज ग्रुप के होंगे। कोई पर्टिकुलर एक एज ग्रुप का तो कोई इंडिविजुअल्स किसी भी पॉपुलेशन में नहीं होने वाला है, ये हमको पहले से ही पता है। देन relative number of young and old individuals in a population significantly influence the behavior of a population such as natality and mortality। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जो यंग एज के
जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ओल्ड एज के इंडिविजुअल्स हैं किसी भी पॉपुलेशन में, वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को जिसमें इस टाइप के इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नेटेलिटी के बारे में कि नेटेलिटी कैसे डिपेंड करेगी यंग और ओल्ड इंडिविजुअल्स पे, और कैसे मोर्टेलिटी जो है वो डिपेंड करेगी यंग और ओल्ड इंडिविजुअल्स पे। तो नेटेलिटी और मोर्टेलिटी के बेसिस पे यंग और ओल्ड इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या करते हैं, बहुत ही उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बेसिस पे हम बात करें, द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन एज ग्रुप इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स का जो प्रपोर्शन होता है ईच एज ग्रुप में, इसी को हम बोलते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉपुलेशन। नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ ए पॉपुलेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट एज स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे भी बात किया ऊपर कि जो नेचर होता है या कैरेक्टर होता है किसी भी पॉपुलेशन का, वो इन्फ्लुएंस होता है उस एज स्ट्रक्चर के ऊपर कि कितने नंबर में यंग इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है और कितने नंबर में ओल्ड इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। इट इन्फ्लुएंसेस बोथ नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो इस तरीके से यंग और ओल्ड इंडिविजुअल्स कितने नंबर में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे नेटेलिटी और मोर्टेलिटी भी जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है। अगर यंग एज के इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं तो उनमें नेटेलिटी ज्यादा होगी और मोर्टेलिटी कम होगी, लेकिन अगर ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं तो उनमें नेटेलिटी कम हो जाएगी और मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कि डेथ रेट जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और बर्थ रेट जो होगी बहुत कम हो जाएगी। Then the ratio of various age group in a population determines the current reproductive status of the population। तो जो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के वेरियस एज ग्रुप्स पाए जा रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो डिटरमाइन करते हैं कि जो उसका करंट रिप्रोडक्टिव स्टेटस है किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का वो कैसा है। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एज ग्रुप्स आर क्लासेस। तो इस तरीके से 3 एज ग्रुप में इसको हम बांट सकते हैं। पहला जो है वो है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा जो होता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा जो होता है वो होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एजेस। देन द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ दीज एजेस क्लास इन प्रोपोर्शन टू द लाइफ स्पैन वेरीज ग्रेटली विद द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो वही बात बोल रहा है कि जो लाइफ स्पैन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इन ह्यूमंस की बात करते हैं, द 3 एजेस आर रिलेटिवली इक्वल इन लेंथ। तो ह्यूमन एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें ये तीनों जो एजेस के इंडिविजुअल्स होते हैं वो इक्वली पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की, तो तीनों जो होते हैं वो इक्वल लेंथ में पाए जाते हैं। तो ये एक तरीके का एक्सेप्शन माना जाता है इस एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड का, जो कि ह्यूमन को बेसिकली हम जल्दी कंसीडर नहीं करते हैं। Many animals such as insect have a very long pre-reproductive period, a very short reproductive period and no post-reproductive period। तो यहाँ पे अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, मेनी मैमल्स, मेनी एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात करें जैसे कि इंसेक्टा की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्टा में बहुत ही लॉन्ग प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है और बहुत ही छोटा शॉर्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, और यहाँ पे कोई भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड देखा नहीं जाता है। देन the easiest and most convenient way to represent the age distribution in a population is to arrange the data in the form of age pyramid। तो हम क्या कर सकते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक डाटा के द्वारा अरेंज करते हैं जिसको हम एज पिरामिड के नाम से जानते हैं। एंड एज पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज क्लासेस। तो एक इसको हम क्या कर सकते हैं, जो एज पिरामिड होता है ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें जो नंबर्स होते हैं या प्रोपोर्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स के, वो डिफरेंट एज क्लास के किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, या हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ये तीन है हमारे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे तीनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्री रिप्रोडक्टिव आर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के बारे में। तो प्री रिप्रोडक्टिव को हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स ए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन विद ए हाई बर्थ रेट। तो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड में क्या होगा कि इसमें ये बहुत ही रैपिडली ग्रोथ पॉपुलेशन करेगा जिसमें बर्थ रेट जो होगा बहुत ज्यादा होगा। तो अगर हम ए ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव जो ये है, जो इसका प्री रिप्रोडक्टिव सेगमेंट है, ये देखिए देखने को मिलेगा आपको, ये बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है
कंपैरिजन देन रिप्रोडक्टिव के और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के। तो इस तरीके का जो प्री रिप्रोडक्टिव और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होता है, उसमें जो बर्थ रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जो कि जिसको हम रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। दिस पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज क्लास इंडिविजुअल्स। और इस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव एज क्लास के इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ही हाई प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। Under these conditions, number of individuals in a pre-reproductive age class is greater than the post-reproductive age class, resulting in pyramid shape structure. तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इंडिविजुअल्स का नंबर है प्री रिप्रोडक्टिव एज क्लास में वो बहुत ही ज्यादा होने की वजह से किससे रिप्रोडक्टिव एज क्लास के, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज क्लास का नंबर कम है कंपैरिजन देन प्री रिप्रोडक्टिव के। तो इस तरीके से अगर हम इसका पिरामिड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये पिरामिड जो होगा, सॉरी, ये पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर शो करेगा। यानी कि सबसे पहले अगर आप कुछ इस तरीके से बात करें, ये हमारा बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये जो है हमारा वो बहुत कम है। यानी कि ये हमारा हो गया रिप्रोडक्टिव और ये हमारा हो गया प्री रिप्रोडक्टिव। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर ले लेगा। तो इसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन या पिरामिड शेप। इसी को हम बोलेंगे पिरामिड शेप। देन सेकंड पे मूव करेंगे जिसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव और स्टेबल पॉपुलेशन। तो अगर रिप्रोडक्टिव जो पीरियड जो इसका है, रिप्रोडक्टिव वाला सेगमेंट अगर इसका ज्यादा है तो वो पॉपुलेशन जो होगा वो स्टेबल होगा कहीं ना कहीं। तो in this population, the number of individuals in the pre-reproductive and reproductive age class become more or less equal in size. तो इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एजेस जो एज क्लास जो होती है वो कम या ज्यादा यानी कि इक्वल में लगभग लगभग जो होती है वो बराबर ही होती है। द पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप रिमेन द स्मॉलेस्ट। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इसमें एज ग्रुप जो होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें ये बर्थ रेट की, यानी कि ये जो है हमारा वो क्या है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव वाले में हमारा क्या था, इसमें रिप्रोडक्टिव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव या स्टेबल पॉपुलेशन के बारे में हमने बात किया। तो इसमें जो है हमारा वो प्री रिप्रोडक्टिव वाला जो है और रिप्रोडक्टिव वाला जो है ये बी वाले की बात हम कर रहे हैं। तो बी वाले में हमारा प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो है दोनों लगभग लगभग सेम है। और यहाँ पे जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो कैसा है, वो बहुत ही छोटा है इन दोनों के कंपेरिजन में। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन इज बेल शेप। तो इसको हम बेल शेप भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट जो है इसमें बहुत ज्यादा है और इसमें डेथ रेट जो है वो बहुत कम है इस पर्टिकुलर टाइप में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव या स्टेबल पॉपुलेशन के बारे में। देन हम थर्ड नंबर के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव या इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। So this population is characterized by a low proportion of pre-reproductive age class individuals due to reduced birth rate. तो इसमें इसकी खास बात यह है कि इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव एज क्लास होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी कि बर्थ रेट जो होगी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी इसमें। देन द प्री रिप्रोडक्टिव क्लास डिमिनिशेस ग्रेजुअली इन साइज एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज क्लासेस। तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव क्लास जो होगा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा कंपैरिजन देन रिप्रोडक्टिव के। और बाद में इसमें देखने को ये मिलेगा ये आर्न शेप का स्ट्रक्चर ये बना लेगा। तो अगर हम इसके अगर हम कंपैरिजन तीनों की बात करते हैं तो ये हमारा पिरामिड शेप का बन जाता है पहला वाला। दूसरा वाला जो हमारा है वो ये हमारा बेल शेप का बन जाता है और तीसरा जो है हमारा वो आर्न शेप का बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो लास्ट वाला है यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं जिसको हम डिमिनिशिंग पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो पॉपुलेशन जो होता है वो लगभग लगभग उसका जो
जो पॉपुलेशन होता है वो लगभग डाइंग ऑफ यानी कि खत्म होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम तीनों को एक एक करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट बहुत कम है। देन अगर हम दूसरे के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव या स्टेबल पॉपुलेशन के बारे में, तो इसमें हमारा जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज्यादा है, ये स्टेबल है। यानी कि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो दोनों हैं वो लगभग लगभग सेम है। देन हम तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव जो है बहुत कम है कंपैरिजन देन के पोस्ट रिप्रोडक्टिव के, और ये पॉपुलेशन जो है वो खत्म होने के साइड में ये पहुंच रही है। तो इस बेस पे अगर हम बात करते हैं तो प्री रिप्रोडक्टिव या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा पिरामिड शेप होता है। दूसरे की अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव या स्टेबल पॉपुलेशन के बारे में तो ये बेल शेप होता है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव या डिमिनिशिंग पॉपुलेशन के बारे में तो ये आर्म शेप होता है। तो ये हो गया ओवरऑल बात पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने बात किया मोर्टेलिटी के बारे में, सॉरी नेटेलिटी के बारे में, मोर्टेलिटी के बारे में, डिस्पर्सन के बारे में और एज ग्रुप के बारे में। तो ये आई थिंक आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।